हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल्स को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट डाटा है, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो स्टूडेंट, जब भी आप ये डिस्कशन है उसको अब अटेंड कर रहे हो, तो आप अपने जो रफ नोटबुक है या अपनी जो राइटिंग पैड है उसको लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको चाहे रफली ही सही नोट डाउन कीजिए, उसको लिखिए एक बार, जिससे कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे आपको इस डिस्कशन के दौरान मिले वो आपको समहाउ एग्जामिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं हेल्प करे। स्टूडेंट्स, अगर आप रेगुलरली इन डिस्कशंस को देखते हो, रेगुलरली अगर आप डिस्कशंस को अटेंड करते हो, तो आपका ओवरऑल स्टैटिक एज वेल एज द आपका जो करंट अफेयर का जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा। यूपीएससी के प्रिपरेशन के अंदर आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे कल हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले स्टूडेंट, पहले तो हमने आपसे कल बेसिकली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बताया था कि जो 3 मार्च का जो दिन है उसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2013 से वो स्टार्ट किया गया। उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का जो डे है वो सेलिब्रेट इस वजह से किया जाता था कि जो साइट्स का जो कन्वेंशन है वो इसी दिन साइन किया गया था। 3 मार्च के दिन ही उसको साइन किया गया था। और हमने देखा था कि जो साइट्स का जो सेक्रेटरेट है, कि साइट्स का जहाँ पे सेक्रेटरेट है जिनेवा के अंदर, उस सेक्रेटरेट को मेंटेन किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। सो आपसे क्वेश्चन ये था, यूएनईपी के बारे में आपको बताना था। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम, जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी थी। यूएनईपी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये यूएनईपी है जो 1972 के समय इसको क्रिएट किया गया। तो 5 जून का जो दिन है, 5 जून का जो दिन आता है जिसको हम हमारा जो इन्वायरमेंट डे है वो भी सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी दिन इसको क्रिएट किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको नैरोबी केन्या के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक यूनाइटेड नेशन का ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर सिचुएटेड है। यूएनईपी के द्वारा इन्वायरमेंट गैप रिपोर्ट है वो निकाली जाती है यूएनईपी के द्वारा। इंडिया ने इसको जब ही ज्वाइन किया था, जब इसको साइन किया गया, उसी साथ ही इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है यूएनईपी को। तो ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट प्रोग्राम के रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने यहाँ पे देखा। तो आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, फर्स्ट टॉपिक हमारा है G20 के बारे में। G20 के बारे में इस वजह से है स्टूडेंट, G20 की रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर एक स्टेटमेंट है वो रिलीज़ नहीं किया गया अगेंस्ट द रसिया एंड यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसके अगेंस्ट में कोई भी स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं रिलीज किया गया। बट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के साथ ही यहाँ पे जो क्वेड की मीटिंग है, जो क्वेड बेसिकली 4 जो कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, हमारे जो 4 कंट्री हैं, आप देखिए कि इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया है। तो इन 4 कंट्रीज़ की जो मीटिंग है उसके अंदर इस तरीके से मैसेज है वो देने की कोशिश की गई कि जो रसिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो बेसिकली वहाँ पे जो टेरिटोरियल एरिया का जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, और उस वॉर को किस तरीके से यहाँ पे रोका जा सकता है। आप देखिए कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए गए थे पिछले साल, तो उन्होंने उस समय में भी एक स्टेटमेंट दिया था कि दिस टाइम इज़ नॉट फॉर द वॉर। ये जो प्रेजेंट समय है, जैसे ही हम कोविड-19 से यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय कोई लड़ाई झगड़े का समय नहीं है। इस समय में हमको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए जो फुली स्टेट है, बिफोर कोविड-19 जो समय हुआ करता था उस तरीके से इकोनॉमी को रिवाइवल करने का समय है। तो G20 की एससीओ की मीटिंग के दौरान भी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था।
अभी रिसेंटली G20 के अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा इस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया कि इंडिया वहाँ पे स्टेटमेंट दे अगेंस्ट द रसिया, बट इंडिया ने वहाँ पे G20 के प्लेटफॉर्म को इस तरीके से यूज़ करने से मना किया, क्योंकि G20 का जो प्लेटफॉर्म है वो जियो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग में है। इंडिया यहाँ पे जो साउथ साउथ का कोऑपरेशन है उसे प्रमोट करना चाहता है G20 के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब देखिए कि इंडिया के अंदर G20 की मीटिंग होने वाली है। G20 की मीटिंग के लिए इंडिया के द्वारा जो लोगो दिया गया है, जो थीम रखी गई है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की बात की गई है। तो वन अर्थ है, वन फैमिली है एंड वन फ्यूचर है। वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है उसे प्रमोट करने की कोशिश की गई है इंडिया के द्वारा इस थीम के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारा यहाँ पे G20 के बारे में था। G20 के बारे में आपको पता ही होगा, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि 1999 में इसको क्रिएट किया गया आफ्टर द एशियन जो इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुई थी उसके बाद में। इनिशियली ये फाइनेंस मिनिस्टर्स का एक फोरम हुआ करता था। फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक होता है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं इंडिया के अंदर, तो उसके जो गवर्नर हैं उनका एक फोरम हुआ करता था। 2008 से जो हेड ऑफ द जो स्टेट हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, वो यहाँ पे विजिट करना स्टार्ट किए। तो 2008 से ये बेसिकली एक हाई लेवल का जो एक समिट है उसके रूप में ये क्रिएट हुआ। G20 एक फोरम है, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। G20 के अंदर आपको ट्रायोका देखने के लिए मिलता है, 3 कंट्रीज का बेसिकली एक रिलेशन, जिसके अंदर प्रीवियस जहां मीटिंग हुई है, प्रेजेंट मीटिंग जहां पे होने वाली है और नेक्स्ट मीटिंग कहां पे होएगी। तो इंडिया का जो ट्रायोका बना है, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील का यहाँ पे जो ट्रायोका है वो क्रिएट हुआ है। स्टूडेंट G20 के जितने भी वर्क हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। एक शेरपा एक कॉन्सेप्ट है G20 के अंदर, आपको शेरपा देखने के लिए मिलता है। शेरपा बेसिकली हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके द्वारा जितना भी वर्कलोड है, जो एग्रीमेंट साइन करने का जो नेगोशिएशन है, जो पर क्लोज बाय क्लोज जो डिस्कशन है, वो सभी यहाँ पे शेरपाज के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो हमारे जो जो नीति आयोग के हेड हुआ करते थे अमिताभ कांत, वो इस समय इंडिया के शेरपा हैं G20 के लिए। आप देखिए कि आपको शेरपाज के बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, वो भी यहाँ पे शेरपा रह चुके हैं। पीयूष गोयल हैं जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं प्रेजेंट समय में, वो भी G20 के अंदर इंडिया के जो शेरपा हैं वो रह चुके हैं वहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम बात करें क्वेड के बारे में, तो क्वेड के अंदर हमने देखा कि 4 कंट्री हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को शो करता है ये क्वेड का जो ग्रुप है इन 4 कंट्रीज़ का। अब देखिए कि इन क्वेड के कंट्रीज़ के द्वारा इनका एक जो नेवल एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज, वो भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। मालाबार एक्सरसाइज की जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे यहाँ पे कंडक्ट होगी, तो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे कंडक्ट किया जाएगा। इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं, इंडो पैसिफिक जो बिग पावर्स हैं, उनका एक कोऑपरेशन शो किया जाता है क्वेड के द्वारा। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो G20 क्वेड के इस समिट के बाद में, क्वेड की इस मीटिंग के बाद में जो संदेश दिया गया रसिया को कि टेरिटोरियल जो एरिया है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए प्रेजेंट समय में। इसके अलावा इस मीटिंग में यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के कोऑपरेशन की बात की गई है। क्वेड का एक वर्किंग ग्रुप बनाने की बात की गई है कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर एक वर्किंग ग्रुप है वो क्रिएट किया जाए। टेररिज्म को हर एक फॉर्म के अंदर इनके द्वारा कंडेम किया जाता है। यहाँ पे चाइना का अगेंस्ट में भी जो क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं वो रेज किए गए हैं। एक तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की गई है, जो आपको UN क्लोज के थ्रू देखने के लिए मिलती है कि जिस तरीके से चाइना के द्वारा जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर किस तरीके से जो टेरिटोरियल वाटर है उसको यहाँ पे वॉयलेट किया जाता है, तो वहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा चाइना के द्वारा UNSC के अंदर किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को या पर्सन को जब ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना है तो वहाँ पे किस तरीके से जो ब्लॉकिंग है वो लगाई जाती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे चाइना के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं क्वेड की इस मीटिंग के अंदर। तो आप देखिए कि क्वेड 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, 4 कंट्रीज़ के अंदर इस तरीके से ये डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर बात की गई। इन क्वेड के कंट्रीज़ ने यहाँ पे एक डिसाइड किया कि क्वेड के इन कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाया जाएगा जो काउंटर टेररिज्म के ऊपर वर्क करेगा कि टेररिज्म इन एनी फॉर्म डेंजरस टू द ह्यूमैनिटी, तो उसको यहाँ पे काउंटर करने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत है।
स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे टेरस सैंक्शन जो कमेटी है उसका नंबर पता होना चाहिए, 1267 है, 1267 है। ये यूएनएससी की कमेटी का नंबर है जिसके थ्रू यहाँ पे जो ग्लोबल टेररिस्ट है वो डिक्लेयर किए जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे क्वेड की इस मीटिंग के दौरान इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की भी बात की गई। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन बेसिकली आपको पता होना चाहिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे ग्रुप है, एक इम्पोर्टेंट फोरम है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अंदर जो इंडियन ओशियन के जो कंट्रीज़ हैं, इंडियन ओशियन के कंट्रीज़ के साथ साथ जो आपको टेरिटोरियल कंट्रीज़ हैं जो आपको इस इंडियन ओशियन के रीजन का सबसे एक्सटेंडेड एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, तो वो भी यहाँ पे कोऑपरेट करते हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है इसको 1997 के समय क्रिएट किया गया था। इसका जो सेक्रेटरीट है वो मॉरिशस के अंदर है, जो मॉरिशस नाम का जो कंट्री है वहाँ पे इसका जो सेक्रेटरीट है वो सिचुएटेड है। तो आप देखना कि 1997 के समय इसे क्रिएट किया गया, मॉरिशस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आपको ऑस्ट्रेलिया, आप अगर मैप के अंदर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया, इवन अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ का जो कंट्री है सोमालिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात है, मालदीव है, यमन है, मोजाम्बिकी है, ये सभी कंट्रीज़ आपको इसके जो पार्ट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। हमारे जो नाइबर कंट्री हैं जिसके अंदर आप देखिए बांग्लादेश इसका पार्ट है, मालदीव इसका पार्ट है, श्रीलंका इसका पार्ट है, इंडिया तो इसका फाउंडिंग मेंबर है ही इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। बट आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। ईरान इसका पार्ट है बट पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। यूनाइटेड अरब अमीरात इसका पार्ट है और सऊदी अरेबिया नहीं है। यमन भी है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अंदर में। तो ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में था। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन बेसिकली 23 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसका जो सेक्रेटरीट है मॉरिशस के अंदर सिचुएटेड है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई कि उसको मोर क्लोजली वे में इंगेज करने की ज़रूरत है उन सभी कंट्रीज़ के द्वारा, कि यहाँ पे जो यूएन क्लोज का समय समय पे जो वायलेशन है वो देखने के लिए मिलता है। यूएन क्लोज की अगर हम बात करें 1982 के समय जो ये यूएन क्लोज है वो साइन किया गया। ये एक बेसिकली एक कन्वेंशन है, लॉ ऑन द सी। कभी कभी इसको यहाँ पे जो समुद्र के पानी का जो कानून है वो भी बताया जाता है। 5 मेन जोन हैं जो यूएन क्लोज के अंदर डिसाइड किए गए हैं। 1982 के समय ये आया यूएन क्लोज। 5 मेन जोन कौन कौन से हैं? किसी भी एक कंट्री का एक होता है इंटरनल वाटर, वो उसके कम्प्लीटली टेरिटरी के अंदर होता है, उसको कम्प्लीटली पावर होती है। फिर आता है टेरिटोरियल वाटर, इंटरनल वाटर, उसके बाद में आता है टेरिटोरियल वाटर। उसके बाद में अगर हम बात करें जो कंटिन्यूस जो जोन है उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। फिर हमारे यहाँ पे जो सबसे मोस्ट कन्फ्लिक्टिंग जो जोन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और हाई सी। इस तरीके से 5 तरीके से जो यहाँ पे पानी है उसको डिवाइड किया गया है यूएन क्लोज के द्वारा। 1982 में ये बना, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये सब डाटा फैक्ट और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन सब के बारे में बात की गई है क्वेड की मीटिंग के अंदर में, और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि टेरिटोरियल जो एरिया है, जो सॉवरेनिटी है किसी भी एक कंट्री का, इंटीग्रिटी है किसी भी एक कंट्री का, उसको यहाँ पे रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। चाहे वो रशिया के द्वारा यूक्रेन के अंदर वायलेशन हो या चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर जो टेरिटोरियल कंट्रीज हैं उनके वाटर के अंदर एंटर करना हो, एनक्रोचमेंट करना हो, तो उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया के अंदर जो ग्रीन सर्टिफिकेशन है उसके बारे में बात है। डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात की गई है। आप देखिए कि UNFCCC है 92 के समय में अर्थ समिट यहाँ पे कंडक्ट होती है, रियो डी जेनेरियो समिट के रूप से भी उसको जानते हैं। 92 की उस अर्थ समिट के दौरान, 92 की जो अर्थ समिट है जो हुई थी, उस अर्थ समिट के दौरान उसके 3 पार्ट यहाँ पे निकलते हैं। 3 पार्ट, एक क्लाइमेट चेंज को डील करता है, उसको UNFCCC के नाम से जानते हैं, वो क्लाइमेट चेंज को डील करता है। CBD है, CBD बेसिकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग का कन्वेंशन है, और कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन है कि डेजर्टिफिकेशन को किस तरीके से रोका जाए, तो ये कन्वेंशन उसके रिगार्डिंग आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, इन सभी कन्वेंशंस की जो पार्टीज़ हैं, जो इनसे जुड़े हुए जो कंट्री हैं, उनकी जो मीटिंग होती है उसको बोला जाता है कोप।
उसको बोला जाता है कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। वैसे ही UNFCCC है, UNFCCC की जो 27 मीटिंग है, वो ग्लासगो के अंदर हुई थी। सॉरी स्टूडेंट, 26 मीटिंग है वो ग्लासगो के अंदर हुई थी। 27 मीटिंग वो बेसिकली सरामिल से एक इजिप्ट के अंदर रिसेंटली कंडक्ट की गई है नवंबर के अंदर में। तो जो मीटिंग ग्लासगो के अंदर सबमिट हुई 2021 के अंदर, वहाँ पे 100 के आसपास जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक प्रतिज्ञा वहाँ पे ली थी कि हमको डिफॉरेस्टेशन को रोकना है और कैसे इस डिफॉरेस्टेशन की जो एक्टिविटी है उसको रिवर्स करना है, कैसे ये जो डिफॉरेस्टेशन की जो एक्टिविटी है उसको यहाँ पे रिवर्स करना है। तो बेसिकली यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात की गई है कि 2030 तक हमको डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। अब ये टॉपिक क्यों न्यूज़ के अंदर है, आप देखें कि जो इंडियन एक्सप्रेस है उनके द्वारा काफ़ी सारी ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं वो निकाली जाती हैं, जिसको बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक पार्ट माना गया है कि जर्नलिज्म शुड बी द इन्वेस्टिगेटिव होना चाहिए, जिसके द्वारा काफ़ी सारे ऐसे जो डाटा रिपोर्ट हैं वो निकालनी चाहिए और उसके अंदर बताना चाहिए कि कैसे यहाँ पे किस तरीके से कोई पॉलिसी के थ्रू कोई चेंज आया है या किस तरीके से कोई कंसर्न है उसके बारे में। तो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो ग्रीन सर्टिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको रेड फ्लैग किया गया है, कैसे जो डिफॉरेस्टेशन है वो इंक्रीज हुआ है। इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे अगर किसी भी एरिया को डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा तो वहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर बेसिकली जो यहाँ पे जो प्रोसेस वुड है उसी का एक्सपोर्ट अलाउ किया गया है। टिम्बर का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया के अंदर अलाउ नहीं किया गया है कि इसको आप बाहर नहीं सेल कर सकते। इसी रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे जो म्यांमार से जो इंडिया के अंदर जो टीक सप्लाई हुआ है और इंडिया के द्वारा जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को सप्लाई किया गया है उसके बारे में हमने कल के लेक्चर के अंदर देखा था। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर जो सर्टिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। इवन आपको एक ही इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पे जो वुड है उसको सप्लाई के लिए बेसिकली सर्टिफाई किया करता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको 2005 के समय क्रिएट किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट को 2005 के समय क्रिएट किया गया और भोपाल के अंदर ये सिचुएटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक डिमांड है, टिम्बर का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो ही काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए ही इंडिया के द्वारा बाहर के जो कंट्रीज़ हैं उनसे यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो टिम्बर है उसका यहाँ पे एक्सपोर्ट है वो इंडिया के द्वारा नहीं किया जाता है। किसी भी एक स्टेट के अंदर आपको जो सर्टिफिकेशन, जो ग्रीन सर्टिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। सभी कंट्रीज़ के द्वारा प्लेज ली गई कि हम डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे, बट इंडिया के अंदर इस तरीके का कोई भी कानून और कोई भी जो रेगुलेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो ये सब इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि फॉरेस्ट कवर को जाके एक बार रीड कीजिए कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली जाती है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट इंडिया में, फॉरेस्ट का क्या स्टेटस है, तो जाके आप रीड कीजिए कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, ट्री कवर को अगर ऐड करें तो कितना है, उसको जाके आप रीड करना, ये आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया से रिसेंटली काफ़ी सारी बनी हुई ऐसी जो हमारे यहाँ पे सिरप हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा जो कंसर्न है वो रेज की हैं। आप देखिए कि पहले गैम्बिया के अंदर, गैम्बिया अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है, वहाँ पे इस तरीके की जो सिचुएशन है वो रेज हुई। फिर बाद में उज्बेकिस्तान के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसी वजह से दोनों टॉपिक न्यूज़ के अंदर में थे। ये फ्रंट पेज के ऊपर था, ये आपको जो थर्ड एंड फोर्थ पेज के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप देखिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे जो कंसर्न्स हैं वो रेज हुए हैं। स्पेशल अगर हम बात करें जो कोल्ड सिरप हैं, जो आपको खांसी के समय या कफ सिरप जो बोलते हैं, वो जब आपको बच्चों को दी जाती हैं, स्पेशली जो बच्चों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज है वो देखने के लिए मिलता है। 2020 के समय में, आपको अगर समय मिले तो आप गूगल करना, 2020 के समय में इवन जम्मू एंड कश्मीर के भी एक रीजन के अंदर इस तरीके की जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिली थी, जिसके अंदर 5 से 6 बच्चों की जो डेथ है वो हो गई थी उस समय में। हमारे एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो इस जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हैं उसमें एक विसल ब्लोअर के रूप में काम करते हैं। उनका नाम है दिनेश ठाकुर, उनका नाम है दिनेश ठाकुर। दिनेश ठाकुर के द्वारा बेसिकली ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स।
आप अपना जो आंसर है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। तो ये पर्सन काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। इन्होंने इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में जो भी यहाँ पे आपको कंसर्न्स हैं उनको रेज किया गया है। इनकी काफ़ी सारी किताबें भी हैं, इनके कुछ इंटरव्यूज़ भी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, आप समय मिले तो देख सकते हो। तो दिनेश ठाकुर के द्वारा इस तरीके से इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं कि काफ़ी अनएथिकल प्रैक्टिस है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर की जाती हैं। अब आप देखें कि इन कफ सिरप्स के अंदर बेसिकली क्या ऐसा कंपाउंड था, क्या ऐसा कंपोनेंट था जिसकी वजह से इन बच्चों की जो डेथ हुई। तो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल है, जो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया था इन सिरप्स के अंदर में। अब ये डाई इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? डाई इथाइलिन ग्लाइकोल एक कलरलेस ऑडरलेस एक सब्सटेंस है जो बेसिकली एंटी फ्रीज के लिए यूज किया जाता है कि किसी भी जो सब्सटेंस है वो फ्रीज ना हो, उसको फ्रीज होने से रोकने के लिए उसको यूज किया जाता है। ये सीधा नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और एक काफ़ी अनएथिकल प्रैक्टिस है जो इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया गया। स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली प्लास्टिक इंडस्ट्री है जो हमारा डिफरेंट टाइप के जो पीवीसी जो प्लास्टिक का जो फॉर्म है, जो आपको केमिकल्स हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर इसका जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलता है डाइथाइलिन ग्लाइकोल का। तो उसको यहाँ पे यूज किया गया था। गैम्बिया के अंदर जो डेथ है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, CDSCO के बारे में क्यों पता होना चाहिए? CDSCO बेसिकली हमारे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिन्हीं के द्वारा जो ड्रग्स हैं उनको यहाँ पे उनकी रिगार्डिंग की जो कंप्लेंट्स हैं, जो रेगुलेशन है वो देखने के लिए मिलता है। सो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड जो ये इंस्टीट्यूशन है ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर में वर्क करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो यहाँ पे हमारे ड्रग सेक्टर के रिगार्डिंग में रेगुलेट करने के लिए वर्क करती है, CDSCO। इस CDSCO को हेड किया जाता है डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI जो हैं उनके द्वारा हेड किया जाता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा CDSCO को हेड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। पहले गैम्बिया के अंदर ऐसा हुआ था, फिर उज्बेकिस्तान के अंदर भी जो डेथ है वो देखने के लिए मिली, और दोनों जगह से जो ये सिरप है, जो ये यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली बनाया गया था, इंडिया से मैन्युफैक्चर था। इस वजह से इंडिया की काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर अनएथिकल प्रैक्टिस है, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है वो रेज हुआ है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस है उसको अचीव करना हमारे CDS के द्वारा जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है रायसीना डायलॉग। उस रायसीना डायलॉग के अंदर हमारे जो CDS हैं अनिल चौहान सर, उनके द्वारा ये जो क्वेश्चन है वो रेज किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि सेल्फ रिलायंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इवन डिफेंस सेक्टर के अंदर, जिससे कि कंट्री यहाँ पे जो गोल्स हैं उनको सक्सेसफुली अचीव कर सके और अपनी जो टेरिटोरियल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रख सके। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें CDS की, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तो CDS की ये जो पोस्ट है कंटिन्यू काफ़ी सारी जो कमिटीज़ हैं उनके द्वारा रिकमेंड की गई थी। आपको काफ़ी सारे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। आपको देखने के लिए मिलता है कि जो हमारी कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी आफ्टर द कारगिल वॉर के सुब्रमण्यम के लीडरशिप में, तो उसके द्वारा भी रिकमेंड किया गया था। फिर 2012 में आपको देखने के लिए मिलता है नरेश चंद्र कमेटी है, नरेश चंद्र कमेटी के द्वारा भी रिकमेंड किया गया था कि जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, एक सिंगल पॉइंट पर्सन होना चाहिए जिससे एडवाइस ली जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को ये हेड करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर हैं, जो मिलिट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है उसको बेसिकली यहाँ पे एज ए सेक्रेटरी की पोस्ट के द्वारा इनके द्वारा हेड किया जाता है। हमारे जो फर्स्ट CDS है 2020 के अंदर अपॉइंट किए गए जो जनरल बिपिन रावत हैं। सेकंड CDS जो हैं अनिल चौहान सर हैं। बिपिन रावत सर की डेथ होने के बाद में अनिल चौहान सर को रिसेंटली
हमारे जो सेकंड CDS है उनके रूप में अपॉइंट किया गया था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डिफेंस सेल्फ रिलायंस के बारे में है। डिफेंस का जो आत्मनिर्भरता है वो अचीव करने की ज़रूरत है, ये हमारे CDS सर ने बोला है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक बिहार से रिलेटेड है। बिहार के अंदर जो शराब का एक इंसिडेंट हुआ था जनवरी के अंदर। आप देखिए कि जो अगर हम बात करें, जो लोकली वे में जो लिकर है वो बनाई जाती है, उसको पीने से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो NHRC ने बोला है कि उन लोगों को यहाँ पे 3 लाख के आसपास जो कंपनसेशन है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। ये NHRC के द्वारा जो गाइडेंस है, जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो दी गई है। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लिकर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर कहा गया है। तो आप देखिए कि DPSP है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका आर्टिकल 47 है। उसका आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कि प्रोहिबिट करना है कंजप्शन इंटॉक्सिक जो ड्रिंक्स हैं उनका जो कंजप्शन है वो इसको प्रोहिबिट करना है, उसको रोकना है। तो स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि स्टेट यहाँ पे ये वर्क है उसको कैरी आउट कर सकता है। बिहार ने जो लिकर है उसको बैन किया है। बिहार के अंदर जो लिकर है वो बैन किया गया है। अब देखिए गुजरात के अंदर भी बैन है, इसी वजह से इनको ड्राई स्टेट का जो नाम है वो दिया गया है। अब देखिए कि आपको ये जो लिकर बैन का जहाँ भी जिन भी स्टेट्स के अंदर जो लिकर बैन है उस तरह की गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, उसके अगेंस्ट में आपको एक ब्लैक मार्केट जो डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। ब्लैक मार्केट डेवलप होता है वहाँ पे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, NHRC का ये जो डायरेक्शन है वो दिया गया है बिहार गवर्नमेंट को कि आप इनको जो कंपनसेशन जो मनी है वो प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट का स्टैंड ये था कि बेसिकली अगर इस तरीके से जो लिकर पीने से डेथ हुई है किसी की भी और ऑलरेडी स्टेट के अंदर बैन है, तो उनको कंपनसेशन हमारे द्वारा क्यों प्रोवाइड किया जाए, जो हमको हमारे द्वारा जो जस्टिस बेसिकली उनको जो मनी का जो सपोर्ट है वो क्यों किया जाए। जो एंटी स्टेट एक्टिविटी जाके उन्होंने जो काम है वो किया है। तो ये बेसिकली NHRC के बारे में था। NHRC स्टूडेंट 1993 के समय इसको क्रिएट किया गया। पहले हमारे जो ex-CGI हैं उनके द्वारा हेड किया जाता था। 2019 के समय में इसके अंदर अमेंड किया गया जिससे कि कोई भी जो जज है वो उसके द्वारा हेड किया जा सकता है। NHRC की अगर हम बात करें, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इसके द्वारा एग्जामिन किया जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या है, कितने लोग इसके मेंबर होते हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल में रीड करना है। पॉलिटी की किताब में जाइए, इनको रीड कीजिए। NHRC के बारे में 1993 के समय इसको क्रिएट किया गया था। तो यही एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है NHRC के बारे में यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है गिफ्ट सिटी के बारे में। गिफ्ट सिटी जो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। गुजरात के अंदर सिचुएटेड होने के साथ ही वहाँ रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पे ओपन करेंगे। इंडिया के अंदर वैसे भी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं जिसको अलाउ किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। और UGC के द्वारा जो ड्राफ्ट जो बिल है वो अभी रिसेंटली प्रपोज किया गया था, जिसके थ्रू इंडिया के अंदर जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं उनको इस्टेब्लिश किया जा सके। स्टूडेंट्स हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसका भी टारगेट है कि जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो कैंपस है वो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिले। अब ये जो कैंपस है वो ऑफलाइन मोड ही यहाँ पे सजेस्ट किया गया है, ऑनलाइन मोड कैंपस को अलाउ नहीं किया गया है। ऑनलाइन मोड हो सकता है कि बाहर की जो यूनिवर्सिटी है वो अपना कैंपस ऑनलाइन यहाँ पे ओपन करे, बट ऑनलाइन का ना ज़्यादा बेनिफिट ना मानते हुए यहाँ पे ओनली ऑफलाइन जो कैंपस है उसको अलाउ किया गया है फॉरेन यूनिवर्सिटी का। तो ये स्टूडेंट्स गिफ्ट सिटी के अंदर अभी रिसेंटली 2 ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन किया है कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो अपना यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो इस्टेब्लिश करेंगे। तो उसके अंदर एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से लोग को इनवाइट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में ये न्यूज़ है वो हमको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट ये एक्सप्लेन पेज के अंदर एक बुक के रिगार्डिंग में है, ये एक बुक आई है। बुक के अंदर बेसिकली एबा कोच नाम की एक पर्सनैलिटी हैं, उनके द्वारा किताब लिखी गई है हुमायूं के ऊपर में। अब ये हुमायूं कौन है, तो मुग़ल जब डायनेस्टी को हम रीड करते हैं स्टूडेंट्स, मुग़ल डायनेस्टी को रीड करते हैं कि 1526 का जो समय है, 1526 के समय जो बाबर हैं, बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया बैटल ऑफ पानीपत के अंदर,
और यहाँ पे जो मुग़ल डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश होती है और दिल्ली सल्तनत का जो 5 डायनेस्टीज़ का जो रूल है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से स्टार्ट हुई थी और 1526 में जो लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी हैं वहाँ तक वो चलती है। 5 डायनेस्टी उसके अंदर आती हैं। तो बाबर का यहाँ पे जीत होने के साथ ही जो मुग़ल जो साम्राज्य है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया के अंदर। और मुग़ल साम्राज्य का इस्टेब्लिश होने के बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि 1530 के अंदर बाबर की डेथ होती है। बाबर की डेथ के बाद में जो पावर के ऊपर आते हैं उनको बताया गया है हुमायूं। हुमायूं के बारे में इस बुक के अंदर बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है। ये बुक का ही जो एक्सप्लेनेशन है वो बताया गया है। हमको बेसिकली हुमायूं के बारे में 2-4 चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। एक तो हुमायूं का जो समय है कम्प्लीटली जो टाइम पीरियड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम रहा। इन्हीं के समय देखिए कि ये हुमायूं का जो समय है, हुमायूं वो पर्सनैलिटी हैं जिनके समय में जो अखबान रूलर हैं शेरशाह सूरी वो पावर के ऊपर आते हैं। शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली को रूल किया जाता था, डायरेक्टली खुद के द्वारा रूल नहीं किया जाता था। रेवाड़ी नाम की एक जगह है हरियाणा के अंदर, वहाँ के एक राजा हुआ करते थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो हेमू नाम के जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा उनको गद्दी के ऊपर बिठाया गया था, दिल्ली की जो पावर सीट है उसके ऊपर में। खुद तो वो बेसिकली सासाराम के अंदर रहा करते थे, जो सासाराम बिहार के अंदर है, वहीं पे उनका जो टॉम है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स हम बात करें हुमायूं का जो टाइम है वो डिफ़िकल्टी के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप देखिए कि जो दिल्ली जो पावर सेंटर है वो ही उसी के ऊपर ही दूसरे रूलर का कब्जा है। तो इस तरीके से दूसरा हुमायूं ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, वहाँ पे उन्होंने हेमचंद्र विक्रमादित्य को डिफीट किया और यहाँ पे दिल्ली को फिर से कैप्चर किया है। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है हुमायूं के द्वारा लड़ी गई है। हुमायूं को यहाँ पे दिखाया गया है कि हुमायूं बेसिकली काफ़ी किताबों के शौकीन थे, किताबें वो पढ़ा करते थे। पुराना किला के अंदर उन्होंने किताब बनाई है। दिल्ली के अंदर उन्होंने एक सिटी है दीन पनाह नाम की जो सिटी है वो इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई। आप देखिए कि एक ऐसा ही सिमिलर नेम है जहाँ पनाह नाम की जो सिटी है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। जो हमने देखा कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 डायनेस्टी थी। 5 डायनेस्टी में पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, सेकंड है खिलजी डायनेस्टी, थर्ड है तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ है सैयद, फिफ्थ है उसके अंदर लोधी डायनेस्टी। तो आपको जो थर्ड डायनेस्टी है उसके अंदर एक राजा हुआ करते थे तुगलक डायनेस्टी के, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिनको बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको पगला राजा के नाम से भी बोला जाता है, मैड किंग के नाम से भी बोला जाता है। तो वो जो मैड किंग हैं उनके द्वारा एक जहाँपनाह नाम की जो सिटी है वो इस्टेब्लिश की गई थी। दीन पनाह देखिए कि हुमायूं के द्वारा की गई है, उनके काफ़ी साल बाद में, उनसे लगभग आफ्टर द 200 ईयर्स जो MBT के बाद में यहाँ पे दीन पनाह है वो इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई। पुराना किला नाम की जो जगह है दिल्ली के अंदर उसके अंदर इनके द्वारा लाइब्रेरी भी बनाई गई थी। उसी से उतरते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए इनकी डेथ होती है हुमायूं की। हुमायूं की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हुमायूं का जो टॉम है वो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है और इनका जो टॉम है इनकी जो विडो हैं बागा बेगम उनके द्वारा बनाया गया है। और इनका टॉम बेसिकली जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, जो मुग़ल आर्किटेक्चर है उसको शो करता है। 4 बाग आपको देखने के लिए मिलेंगे, सिमिलरिटी ऑफ 4 बाग आपको देखने के लिए मिलेंगे। बीच के अंदर टॉम बनाया गया है। इन बाग के अंदर जो पानी का जो सप्लाई है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो आपका कभी समय मिले तो ज़रूर विजिट कीजिए ये हुमायूं टॉम के रूप में। अभी हमने जो संडे को न्यूज़पेपर डिस्कस किया था द हिंदू, उसके अंदर मेरे ही द्वारा करवाया गया था आपके लिए कि जितने भी एक उसके अंदर भी बेसिकली एक आर्टिकल था संडे की मैगजीन के अंदर जो पटनायक साहब है उनके द्वारा लिखा गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि जो मुग़ल रूलर्स हैं उनके टॉम कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ओनली ऐसे मुग़ल रूलर हैं जिनका जो टॉम है जो सदर्न इंडिया के अंदर औरंगाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है वो सिचुएटेड है औरंगजेब का आपको टॉम है वो जो औरंगाबाद के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये हुमायूं के बारे में था। कंप्लीट डिफ़िकल्ट समय है बट कुछ रिफॉर्म है वो इनके द्वारा लाए गए। एस्ट्रोनॉमी के ये फेवरेट हुआ, एस्ट्रोनॉमी के इंटरेस्ट हुआ करता था इनको, उसके अंदर में साइंस को फिक्शनल को ये इंटरेस्ट किया करते थे। इन सब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। ये बेसिकली इजिप्ट के रिगार्डिंग में है कि इजिप्ट के अंदर जो बड़े बड़े जो पिरामिड पाए जाते हैं वहाँ पे कोई टनल मिली है, इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था।
ये बेसिकली हम बात करें जो फाओ से रिगार्डिंग में है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? रोम, इटली के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए। 2020 के समय में जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, तो फाओ के द्वारा ही चलाया जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पे जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो दिया गया है, तो ये इस वजह से हमने डिस्कस किया। फाओ यहाँ पे न्यूज़ के अंदर है वर्ल्ड जो फूड प्राइज़ है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, दो हम एडिटोरियल हैं जिनको डिस्कस करेंगे। दो एडिटोरियल हमारे बेसिकली, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग में उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड, हमारे जो 75 ईयर्स जो कंप्लीट हुए हैं, इसमें अच्युत चेतन नाम के एक पर्सन हैं, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है कि हमारे इन 75 ईयर्स की जो जर्नी है उसमें हमारी जो वुमेन्स हैं, जो हमारी फाउंडिंग मदर्स हैं, हम फाउंडिंग फादर्स के रूप में आपने नाम सुना होगा हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, बट फाउंडिंग मदर्स भी तो हैं हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम वर्क करते हैं जिसके बेसिस पे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में, तो उसकी जो फाउंडिंग मदर्स हैं वो उन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्डिंग के रूप में। उन्होंने कौन कौन सी कमेटीज़ के अंदर किस किस तरीके के जो प्रोविज़न है उसका उन्होंने अपोज किया, किसको एंडोर्स किया, तो उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है वो लिखा गया है। ये बेसिकली जो एडिटोरियल जिनके द्वारा लिखा गया है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट हैं, तो आपको इनका जो एडिटोरियल है समय मिले तो ज़रूर गूगल करके रीड करना, आवर फाउंडिंग मदर्स, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट एडिटोरियल के बारे में, तो हमारे एक्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं SY कुरैशी सर, उनके द्वारा ये एडिटोरियल लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एंड उसके जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको अगर अपॉइंट करना है तो ये कमेटी यहाँ पे बनेगी। कमेटी कौन होगी? कमेटी में 3 लोग होंगे, PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर कोई सीट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लार्जेस्ट जो पार्टी है उसके लीडर यहाँ पे होंगे, और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इसके पार्ट होंगे। उनके द्वारा नाम है जो रिकमेंड किया जाएगा और फिर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इसको अपॉइंट किया जाएगा। ये बेसिकली स्टूडेंट्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम था हमारे यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम किस तरीके से था, आप देखिए कि आर्टिकल 324 है। आर्टिकल 324 क्या बताता है? देयर शुड बी इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बट आर्टिकल 324 का ही जो क्लोज 2 है, जो क्लोज 2 है आर्टिकल 324 का, वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे जो ये मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, उसके लिए आपको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट के द्वारा। बट ये जो प्रोविज़न है कि किस तरीके से ऐड करना है, ये प्रोविज़न यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, जिसके थ्रू यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि कैसे जो लोग हैं उनको अपॉइंट करना है। प्रेजेंटली गवर्नमेंट के द्वारा नाम सजेस्ट किया जाता है और प्रेसिडेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है। इसके रिगार्डिंग में एक पर्सन है अनूप बरनवाल। अनूप बरनवाल ने एक पेटिशन है वो फाइल की गई। अनूप बरनवाल, आपको नाम याद होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि ये केस का नाम भी है। अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनोमी यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो क्रेडिबिलिटी को एनहेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया कि कमेटी स्टेज के थ्रू ये जाएगा। तो हमारी 75 ईयर्स की जर्नी में किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इस सेक्शन के रिगार्डिंग में जो कानून है वो नहीं बनाया गया, इलेक्शन कमीशन को जो ऑटोनॉमी है वो नहीं दी गई। अब देखिए कि समय समय पे आपके जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका जो रोल है वो आपको वायलेटरी बेसिकली अपनी जो पार्टी है उसको यहाँ पे सपोर्ट करने के रूप में देखने के लिए मिलता है। काफ़ी समय से जो क्वेश्चंस हैं वो रेज किए गए हैं, चाहे वो 2009 का समय हो, चाहे अगर हम बात करें रिसेंटली 2022 का समय हो, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो रेज किए जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया। तो इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको एनहेंस करने के लिए इस तरीके का जो कमेटी स्टेज का जो कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्यों बोलेंगे इसे? कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम इस वजह से बोलेंगे कि अभी तक ये वैक्यूम था कि यहाँ पे जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को है,
इस इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, देश में डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट भी है इलेक्शन कमीशन, तो वो यहाँ पे कानून नहीं बनाया, वैक्यूम था बिल्कुल कि पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया कि किस तरीके से जो कानून है वो बनाना है। और यहाँ पे फिर बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो जजमेंट है वो जुडिशियल एक्टिविज्म आपको देखने के लिए मिलता है। जुडिशियल एक्टिविज्म अब क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया जाए पार्लियामेंट को कि आप यहाँ पे कानून बनाइए, इस मैटर के ऊपर कानून बनाइए, वो जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट कहा जाता है। कि डायरेक्शन कहाँ से आए? डायरेक्शन आपको सुप्रीम कोर्ट से देखने के लिए मिली। तो यहाँ पे बताया गया है, इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया है कि समय समय पे काफ़ी ऐसी कमेटी आई जिनके द्वारा रिकमेंड किया गया, चाहे वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हों, चाहे वो सेकंड ARC की रिपोर्ट हो 2007 के समय में, दिनेश गोस्वामी कमेटी हो, इन सभी कमेटीज़ के द्वारा समय समय पे रिकमेंड किया गया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको मोर ऑटोनॉमी देनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे जो CVC हैं, जो CBI नाम का इंस्टीट्यूशंस है, उनको उनके जब हेड अपॉइंट किए जाते हैं तो वहाँ पे 2-3 लोगों की जो कमेटी है उसके अंदर उनके जो हेड हैं उनके थ्रू यहाँ पे जो हेड्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बेडरॉक है डेमोक्रेसी का, और इस कमीशन के द्वारा यहाँ पे जो क्रेडिबिलिटी है सेंटर की एंड डेमोक्रेसी का जो लेजिटिमेसी है उसको सर्वाइव किया जाता है, इसलिए इसको जो ऑटोनॉमी है वो देनी चाहिए। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंसर्न भी है कि यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अगर रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए उनको बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को ओनली रिमूव किया जा सकता है जज के अकॉर्डिंग में। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से रिमूव किया जाता है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलना चाहिए। उन 2 ग्राउंड्स के ऊपर ही उसको रिमूव किया जा सकता है। बट अगर हम बात करें 2 ये जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनको अगर रिमूव करना है तो CEC का अप्रूवल चाहिए, सिर्फ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका अप्रूवल चाहिए, उसके बाद में इनको यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। तो ये एक कंसर्न भी है, अभी भी यहाँ पे कंसर्न है इसके रिगार्डिंग में। तो अनूप बरनवाल केस के अंदर इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको एनहेंस किया गया है, उसके बारे में डिस्कस किया द पार्लियामेंट्स कोर्ट के बारे में। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट हमारे एडिटोरियल के अंदर जो गोस्वामी मैम हैं उनके द्वारा आवर फाउंडिंग मदर्स की बात की गई है। इसके अंदर बात किया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके अंदर 300 के आसपास मेंस हुआ करते थे। उन 300 मेंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि 11 जो हमारी महिलाएं हैं, 11 हमारी फाउंडिंग मदर्स हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर हुआ करती थी। चाहे दुर्गा बाई हों, जी दुर्गा बाई हों, अम्मू स्वामीनाथन हों, अमृत कौर हों, दक्षियानी हों, इसके अलावा हंसा मेहता हैं, रेणुका रे हैं। तो आप इस एडिटोरियल के अंदर जाइए और इन 11 नेम्स को आप कहीं ना कहीं नोट डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आप नोट डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे हेल्प ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग कमेटी स्टेज के अंदर में, अलग अलग कमेटी स्टेज के अंदर इन 11 जो महिलाएँ हैं इनके द्वारा यहाँ पे अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो दिखाए गए हैं, पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। चाहे आप देखें कि जो मेजर कमेटीज़ हैं उनके अंदर भी इनका रोल आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे आप देखिए कि जो हंसा मेहता एंड अमृत कौर हैं, हंसा मेहता एंड अमृत कौर हैं, ये एडवाइजरी कमेटी का पार्ट हुआ करते थे। जो एडवाइजरी कमेटी है जो फंडामेंटल राइट्स के एडवाइज के रिगार्डिंग में थी, जिसको हेड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल सर के द्वारा, तो उस कमेटी के ये पार्ट हुआ करते थे। इनके द्वारा जो सब कमेटीज हैं वो हेड की गई हैं। जी दुर्गा बाई हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कमेटी हैं जिसके अंदर स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल कमेटी हैं। तो स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल कमेटी किसके द्वारा हेड की जाती थी? जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनके द्वारा हेड की गई थी। तो उसके पार्ट हुआ करते थे जी दुर्गा बाई यहाँ पे बेसिकली। इसके अंदर बताया गया है कि जो रेणुका रे हैं, रेणुका रे के द्वारा जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है उसका अपोज किया गया था। राइट ऑफ रेणुका रे के द्वारा अपोज किया गया था राइट ऑफ प्रॉपर्टी का। और आप देखें कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी को फिर बाद में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से उसको यहाँ पे हटाया गया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया लीगल राइट के रूप में। यहाँ पे अमृत कौर एंड हंसा मेहता के बारे में बताया गया है कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके अगेंस्ट में बात की थी, उनके बारे में यहाँ पे जो डिस्कस किया गया था। आर्टिकल 44 में आपको देखने के लिए मिलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। दक्षियानी वेलायुधन हैं, दक्षियानी वेलायुधन जो पर्सनैलिटी हैं, ये ओनली एक महिला हुआ करती थी
जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग किया करती थी, और इनके द्वारा अगेंस्ट द रिजर्वेशन है, जो अगेंस्ट द रिजर्वेशन जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो अगेंस्ट अम्बेडकर सर का जो, हाँ, यहाँ पे BR अम्बेडकर सर का जो ओपिनियन था उसके अगेंस्ट में इनका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो वेलायुधन मैम का जो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर इनके द्वारा एक्सप्रेस किया गया कि रिजर्वेशन और जो सेपरेट इलेक्टोरेट हैं वो हमारे कंट्री के लिए यहाँ पे नुकसान हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली जो रिजर्वेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट हैं इसके थ्रू यहाँ पे कंट्री की जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो हमारी जो फाउंडिंग मदर्स का जो एडिटोरियल है इसको गूगल ज़रूर कीजिए, और ये जो 11 नेम है इनको आप कहीं ना कहीं अपना जो पॉलिटी का जो चैप्टर है, जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है उसके अंदर पेज के अंदर नोट डाउन करते हुए, छोटे से पेज के अंदर छोटा सा कहीं ना कहीं लिख के उसको नोट डाउन करते हुए उसके अंदर आप चिपका लीजिए स्टिकी नोट्स के थ्रू, क्योंकि ये आपको मेंस के अंदर भी काम दे सकते हैं। मेंस के अंदर पूछा जा सकता है व्हाट आर द रोल ऑफ द वुमेन्स इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये क्वेश्चन हमने हमारी मेंटरशिप के प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस किया था इसको, अगस्त के समय जब हमने मेंटरशिप स्टार्ट की थी, हमारे कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया था उसको, तो उसके अंदर भी डिस्कस किया था इसके बारे में। तो इन 11 जो महिलाएं हैं इनका जो नाम है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा एडिटोरियल का डिस्कशन है, न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। हम कंटिन्यू आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे, आप रेगुलरली स्टडी कीजिए हमारे साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।